लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, लवकुश राणा और आशीष पांडे की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले 28 अक्टूबर को मामले की केस डायरी आदि न आने की वजह से सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने 3 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की थी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तिकुनिया कांड में मंत्री के बेटे समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले में विवेचक को मुकदमे की केस डायरी, आरोपियों का आपराधिक इतिहास समेत सभी रिकॉर्ड सुबह सुनवाई से पहले पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सीजेएम कोर्ट से 13 अक्टूबर को खारिज हुई थी। इसके बाद जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी आई थी। पिछली 28 अक्टूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा ने 3 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई की तारीख तय की थी। तिकुनिया कांड के पहले केस के 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मामले में विवेचक की ओर से न्यायिक हिरासत रिमांड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजीएम चिंताराम ने सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी। बता दें कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया में हुए बवाल में 4 किसान और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में किसानों की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने आशीष मिश्रा, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शेखर भारती, अंकित दास और काले उर्फ लतीफ, बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल, नंदन सिंह बिष्ट, सत्यम त्रिपाठी, मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा, धर्मेंद्र बंजारा और शिशुपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और चलिए इस खबर पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। इनके अलावा उपाध्यक्ष किसान यूनियन के स्वामी इंदर जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शुभेंदु अवस्थी जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। लखीमपुर का कांड एक ऐसा कांड जुड़ गया है, इतिहास में दर्ज हो गया है कि काला दाग आपकी पार्टी पर लग गया है। अब बताया जा रहा है कि आज मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। मान लीजिए अगर आज जमानत मिल भी गई तो आपको क्या लगता है कि इस कांड से आप अपना पीछा छुड़वा लेंगे? और अब जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जनता भूल जाएगी इस कांड को? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि मैटर जज के पास है, जुडिशरी में है, और जब तक ये तय ना हो जाए कि इसमें किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है, कौन इस पे आरोपी है, कौन इसमें आरोपी नहीं है, आप और हम दोनों लोग कम से कम उनको काला धब्बा या इस तरीके के मैटर पे ना बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। आज जज इस पे डिसीजन देते हैं। यदि ये जज के अंडर में है कि वो उनको लगता है कि यदि ये बेल देने के लायक ये स्थितियां हैं, उनका बैकग्राउंड है, तो वो देंगे। और इस तरीके की जुडिशरी के माध्यम से हर व्यक्ति को भारत में अपने अधिकारों के लड़ाई का अधिकार मिला हुआ है, और इसमें भी उनके पास भी है। और जज में जब एक बार इसका जजमेंट आ जाए कि किसकी गलती थी, कौन लोग थे, किन लोगों ने गाड़ी चलाई या किन लोगों ने पहले मारा, ये क्यों ये घटना हुई है, उस घटना के बाद आप और हम दोनों लोग इसकी विवेचना करेंगे। आज तो हम खाली ये देखते हैं कि जज के पास जज साहब क्या डिसीजन देते हैं। यदि वो डिसीजन बेल देने का करते हैं तो भी मुकदमा तो चल ही रहा है, और यदि नहीं देते हैं तो भी जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, उसकी बातों को हम मानेंगे। वो आपकी बात ठीक है सर, मैं उस बात पर जा ही नहीं रही। मैंने ये नहीं कहा कि आशीष मिश्रा दोषी साबित हो गए। मेरा सवाल ये था कि आपके कार्यकाल में इतना बड़ा ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। अब आरोपी चाहे कोई भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी थी। लोगों की मौत ना होती, इसकी जिम्मेदारी आपकी थी। ये अध्याय आप कैसे लोगों के जहन से निकालेंगे, मेरा सवाल ये था। देखिए, आप बिल्कुल पल्लवी जी ठीक कह रहे हो। ये घटना हुई है और उस घटना में दोनों पक्षों का इन्वॉल्वमेंट है। एक पक्ष ये कहता है कि हमारे पास गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके बाद हमने पीट पीट के मार डाला लाठियों से जी। और एक पक्ष कहता है कि हमको पीट पीट के मारा जा रहा था, हमने बचने के लिए अपनी जान बचाई है। अब ये दोनों चीजें आप और हम दोनों नहीं तय करेंगे। यदि कल को ये तय होता है कि किसान आंदोलन में जुड़े हुए कुछ अराजक तत्वों ने जानलेवा हत्या की, उसके बाद इन्होंने
गाड़ी अपनी जान बचाने के लिए बढ़ाई और उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई, तो उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। और यदि ऐसा होता कि जबरदस्ती हमने किसी पर चढ़ा दी गाड़ी, ऐसा सोचने में एक बार तो ठीक नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति इतनी भीड़ को देखते हुए 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ाया देगा। पर यदि चढ़ाया गया है तो हमारा कानून, हमारी व्यवस्थाएं उन सब चीजों को देखेंगे। अभी आपने महाराष्ट्र में भी देखा, बड़े-बड़े गृह मंत्रियों को भी कोर्ट ने बुलाया है। तो ये हमारी जुडिशरी, हमारे लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात है कि खाली सरकार नहीं है, सरकार के ऊपर भी एक सिस्टम है और उसको हम और किसान यूनियन दोनों लोग मानते हैं। टिकैत साहब की बात मैं यहां कहूंगा, उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया उस दिन। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर दोनों दलों के बीच में, दोनों समूहों के बीच में जी। एक बड़ा सामंजस्य बैठाया और आपस में शांति कराई। और एक बात और कहूंगा मैं, ये जब अंतिम अरदास हो रही थी, तब उन्होंने प्रियंका गांधी को इस आंदोलन में, इस लड़ाई में भाग लेने के लिए और इस आंदोलन को ना हाईजैक हो जाए, इसके लिए भी उनको मंच पे नहीं बैठाला। ये सब चीजें ऐसी दर्शाती हैं कि सही मायने पे जो भी निर्णय न्यायालय से आएगा, किसान यूनियन के लोग भी हैं और हमारे लोग भी राकेश हैं, टिकैत जिनकी का गलती फैसला होगी तो वो सही शायद रहा स्वीकार अवस्थी करेंगे। साहब, राकेश टिकैत का फैसला सही रहा, लेकिन कुछ जन भावनाएं भी होती हैं। अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने टेनी साहब को बिठा लिया मंच पर, कितनी उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। विपक्ष तो जैसे हमलावर ही हो गया कि आप टेनी साहब को कैसे एक मंच पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। जन भावनाएं भी तो होती हैं। मैं इस पर जवाब जन लूंगी आपका। भावनाएं, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। एक रिएक्शन हम स्वामी इंदर जी से भी ले लेते हैं, वो काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर मैं इसी सवाल पर आऊंगी, जन भावनाओं पर। बताएं स्वामी इंदर जी, जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं कृषि कानूनों को लेकर, वो हालात आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ, वो फसाद की जड़ तो ये कानून ही है। जो कुछ भी हो रहा है फसाद की जड़ ये कानून है, और ये कानून अब वापस होते हुए दिख नहीं रहे हैं। पल्लवी जी, पहली बात तो अवस्थी जी की बात सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा मंत्री जो है, उनके ऊपर जो है कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो कानून की गिरफ्त में हैं। उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा रूलिंग पार्टी के एमएलए, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगे हुए हैं। तो ऐसा करना उनके चरित्र से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि महाराज जी क्या बोलते हैं, अजय मिश्रा जी जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, कुछ दिन पहले, कि इन्हें मैं सबक सिखा दूंगा। तो उनके बेटे ने उनकी बात को पूरा अनुसरण किया और बेटे ने चल रहे किसानों के पीछे से पीठ पर वार किया, जिसके अंदर 4 किसान जो है उनकी निर्मम हत्या हुई। और एक प्रेस रिपोर्टर जो निरपेक्ष होता है, जो हर बात को निरपेक्षता से दिखाता है, उसको भी कुचला गया। उसके बाद उनको यहां तक रहम नहीं आया, घर जाकर उनके पिताजी के ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है कि आप अपने बयान बदलें कि आपको किसानों ने मारा है। अभी भी ये बोल रहे हैं कि 4 आदमी मरे हैं। भैया, 8 आदमियों की आपके इस उपदंड ने हत्या की है। पर वो दूसरा एंगल ये भी तो दिखा रहे हैं स्वामी इंदर जी, वो दूसरा एंगल ये भी तो बता रहे हैं कि पहले मारपीट की गई है किसानों की तरफ से, फिर बचने के लिए इस तरह का पूरा जो भी हुआ, मैं अब अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहती, गाड़ी चढ़ाई गई, गलती से चढ़ गई, जो भी है सब जांच का विषय है, लेकिन पहले किसानों की तरफ से उद्दंडता दिखाई गई, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। मैं इस पर रिएक्शन लूंगी आपका एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहले हम यहाँ पर रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और ये उनके भाग्य का फैसला होगा कि वो दिवाली जेल में रहकर मनाएंगे या इस बार जेल के बाहर वो दिवाली मना पाएंगे। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी इंदर जी, आपका रुख कर लेते हैं। सर, मैं ब्रेक पर जाने से पहले सवाल पूछ रही थी कि उन्होंने दूसरा एंगल ये दे दिया कि पहले किसानों की तरफ से उग्रता दिखाई गई, उसके बाद जो हुआ वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। पल्लवी जी,
जी सर। लगातार 1 महीने से आप देख रहे हैं कि मीडिया चैनल पर किसानों के एक-एक एंगल को दिखाने की कोशिश की गई है। अब तक जो विजुअल जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, हम्म। उसके अंदर किसान शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। पीछे से 3 गाड़ियां आती हैं और किसान को कुचलती चली जाती हैं। जी। 2 गाड़ियां अभी आपके सामने रिकवर है। एक गाड़ी जिसके बारे में स्कॉर्पियो कहा जा रहा, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हम्म। आप समझ सकते हैं, जब देश के गृह राज्य मंत्री का पुलिस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल होगा, किस प्रकार से निष्पक्ष जांच हो पाएगी और उनके प्रवक्ता किस प्रकार से अपने पार्टी के साहबजादे के द्वारा की गई उद्दंडता, निर्मम हत्या को किस प्रकार से वो जायज ठहराएंगे, आप समझ सकते हैं। जी। लेकिन वही बात है ना सर, अभी जांच चल रही है और चुनाव भी नजदीक है। जांच चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे ये जो मसला है वो ठंडा पड़ जाएगा, लोग भूल जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है और ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, वो किस तरीके से मामलों को डाइवर्ट कर देती है। एक्सपर्ट है ये तो इस मामले में। बिल्कुल आपने सही कहा। बीजेपी, भाजपा पूरे देश के अंदर गुंडा राज फैलाने में, लोगों के अधिकारों का दमन करने में नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। आज आप देख सकते हैं, आज युवा जो हताश हो चुका है। ये कह रहे थे युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं के घर में चूल्हा को बुझाने का इन्होंने काम किया। आज हर खाद्य पदार्थ महंगे हो चुके हैं, व्यापारियों से इनकी साठगांठ है, देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार है, किसान बेहाल है, पेट्रोल डीजल के रेट आप देखिए आसमान छू चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि लोगों को कुछ तरक्की का जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लोगों की जान लेकर, लोगों के प्राण लेकर एक सवाल है कीमत मेरा मांग सर, रहे हैं सरकार अभी ने लखीमपुर बैठने की। मामले पर राकेश टिकैत की जो भूमिका रही उसकी तारीफ भले की है अवस्थी साहब ने, लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि उनकी जो भूमिका थी वो वहां पर गए, दोनों पक्षों के बीच उन्होंने समझौता करा दिया, सुलह करा दिया। इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति रही है, ये कहा जाता रहा है। संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है राकेश टिकैत की लखीमपुर कांड के पीछे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राकेश टिकैत जी ने उस समय जो हालात थे उन्हें भी समझना था, क्योंकि किसान कहीं भावुक ना हो जाए, देश का माहौल कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि हम यह देश का माहौल बिगाड़ने नहीं, देश का माहौल संवारने आए हैं, देश का भविष्य संवारने आए हैं। किसान आज सड़कों पे बैठा है, देश को आर्थिक गुलामी से निकालने के लिए, भले ही हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। आपको पूर्व में पता होगा, देश की आजादी में 95% से अधिक किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया। भगत सिंह कौन थे? किसान के बेटे थे। उधम सिंह कौन थे? किसान के बेटे थे। तमाम वीरों ने, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, वो किसान परिवेश से आते हैं और आज फिर देश में एक नया जागरण चला है। देश को आर्थिक मुक्ति के लिए आज किसान खड़ा हुआ है। भाइयों का, बहनों का, बेटियों का पेट भरने के लिए किसान खड़ा हुआ है। देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए किसान खड़ा हुआ है। भले ही हमारे पर अत्याचारी कितने भी अत्याचार बढ़ा ले, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। और आज हम इस केस की पैरवी करेंगे, जन जन में जाके जागरण करेंगे। इनकी मंशा है वो देश के सामने स्पष्ट करेंगे। ये देश को बचाने नहीं, ये देश को बेचने निकले हैं। कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, मुझे बताइए क्या नहीं बेच डाला। यहाँ तक कि आदमियों की, इंसानों की जाने तक इन्होंने बेच डाली हैं। आज देखिए क्या कीमत लगाते हैं ये लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए, किसानों के बेटों की हत्या कर डालते हैं ये लोग। बड़ी एक बात है ये कि 2019 में पूरा कृषक समाज से लेकर जिन लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को, आज वही समुदाय बिल्कुल कटा हुआ नजर आ रहा है और विरोध में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है अवस्थी साहब, और ये चिंता का विषय है कि क्यों लोग अब आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपके विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अवस्थी साहब, दो सवाल मेरे। एक तो जन भावनाएं जो हैं वो भड़क रही हैं, टेनी साहब को आपने मंच पर खड़ा कर लिया, उस पर ऑब्जेक्शन उठा, और इसके अलावा जिस समुदाय ने, जिन लोगों ने आपको भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, वो आज आपके विरोध में जाकर खड़े हो गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी आप झेल रहे हैं इस समय। देखिए पल्लवी जी, आपने दोनों प्रश्नों का जवाब देने से पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था अपने पिछले दौरान जी। कि बीजेपी ये सब मामलों को रफा दफा करने में बहुत परफेक्ट है। तो मैं नहीं समझता कि आपने ये किस विषय को लेकर और क्यों कहा है और क्या रहेगा। इस विषय पर हम ज्यादा चर्चा ना करते, अपने पॉइंट को खाली बताना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट जो आपने पूछा अभी कि टैनी साहब को क्यों लिया गया है और क्यों उनको अमित शाह जी ने साथ में रखा, जब तक ये कोर्ट से ये तय नहीं हो जाता कि इसमें आशीष मिश्रा जी का हाथ रहा है। टैनी जी खुद गृह मंत्री जी से मिलने गए थे और उन्होंने कहा भी था और सबके मीडिया में भी सबके सामने कहा कि यदि उनका बेटा इसमें पाया गया तो वो इमीडिएटली रिजाइन कर देंगे। मेरा बार बार ये कहना है कि हमको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। कोर्ट की पहले दूसरे किस तरीके की उनकी निगरानी में चल रहा है, बड़ा एसआईटी बना हुआ है, सब चीजें ठीक चल रही हैं और उसका वेट कर लें। इसके पहले हम ना बोलें इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक आपने बताया कि किसान हमारे विरोध में है, पूरे देश के कोने कोने में किसान रहता है और किसानों को क्या सुविधाएं देनी चाहिए, क्या कानून देना मिलना चाहिए, ये तय करके हमने ये कानून लाया। हमारे सामने जो इस समय पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो किसान यूनियन के कुछ लोग हैं। वो जो यूनियंस हैं वो हमारी पार्टी की, विपक्षी पार्टियों की ऑफिशियल यूनियंस हैं। इन सब लोगों ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में यही 3 कानूनों को डालकर सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये 3 कानूनों को लाया जाए। कांग्रेस के लोगों ने भी यही किया था। किसान की यूनियन जो भारतीय किसान यूनियन है उसके भी मैनिफेस्टो में पॉइंट नंबर 2 आउट ऑफ 4 पॉइंट में ये तीनों मांगों को रखा गया था। अब ऐसी स्थिति है कि यदि ये कानून कांग्रेस लाती तब इनको अच्छा लगता, आज भारतीय जनता पार्टी लाई है तो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये लोगों को हम किसान यूनियन के लीडरान मानते हैं और इनसे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। कानून लगा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसको भी इन्होंने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई ये कानून अभी एप्लीकेबल नहीं है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। उसके बावजूद भी ये वहां पे बैठे हैं। तो इनकी अपनी मंशा है। पूरे भारत के किसान जो इस कानूनों से फायदे में हैं, उन्होंने किसी भी किसान यूनियन के किसी भी आंदोलन में, किसी भी भारत बंद में कहीं भी सपोर्ट नहीं किया। हम खाली 3 स्टेट के किसानों को लेकर कोई तय करना चाहें, फिर भी हम उनसे बात कर रहे हैं। अभी हमने दिल्ली में 2 दिन पहले सभी रोडों को खुलवाया है और खुलने के बाद टिकैत साहब ने क्या जवाब दिया कि अब तो रोड खुल गई हैं, अब हम पार्लियामेंट में जाकर और उनके ऑफिसों में जाकर। वो आपने कहाँ खुलवाया? तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुली है सर, वो आपने थोड़ी ना खुलवाई है। पुलिस ने खोला है, पुलिस ने पूछा, पुलिस ने खोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे खुला सर। वो दिल्ली सरकार या दिल्ली के गृह मंत्रालय ने नहीं आदेश दिया है। देखिए दिल्ली के गृह मंत्रालय ने, दिल्ली पुलिस ने खुद खोला है। क्योंकि ये बंद क्यों किया गया था, जब इन्होंने 26 जनवरी से लेके पूरे देश के अंदर सबने देखा है कि किस तरीके के लोग थे, इनके आंदोलन में कैसे अराजक तत्वों ने पूरे दिल्ली को कंट्रोल कर लिया था। आज भी टिकैत साहब ने कल क्या कहा कि अब ये रोडें खुल गई हैं, अब मैं जाके पार्लियामेंट में सब्जी बेचूंगा। यदि इस तरीके की मानसिकता से लोग हैं और जहां पे आंदोलन पे महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उसकी हत्या, उसकी मृत्यु हो जाती है रेप के बाद, और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं स्वामी जी कि लखीमपुर में जो 4 लोग और मरे हैं उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। और यदि योगेंद्र यादव संवेदना के लिए चले गए तो आपने 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया। किसी परिवार के बच्चे वो भी थे, वो भी किसान के बच्चे हो सकते हैं। और आप अभी निहंग लोगों ने जो हत्या करी और उसकी जघन्य हत्या करने के बाद भी आपने एक लाइन कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई गलत हो जाए तो आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने बुलाया नहीं है। और कहीं से कोई एक फोटो निकाल लेंगे और कहेंगे ये तो बीजेपी के लोग हैं। इस तरीके की भावना करके देश को और पूरे दिल्ली को
आपने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है। ये भी जो घटना घटी है लखीमपुर की, उसमें मुख्यमंत्री के विमान को उतरने नहीं दिया आपने। आपने पूरे देश को रैंसैक करने की कोशिश करी है। आपको लगता कि ये कानून ठीक नहीं है तो आप जैसे बाकी सब चीजें होती हैं सुप्रीम कोर्ट जाते और वहां से इस चीजों के लिए आप जाके कोर्ट से ऑर्डर लाते, पर आपसे वो नहीं हुआ। आपको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट जाने से हमको हमारी राजनीतिक स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी और हमको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को देखिए, अपनी राजनीति को मत देखिए। और जिन राजनीतिक पार्टियों के सहारे आप खड़े हुए हो, वामपंथी और कांग्रेस, उनकी भी अब स्थिति भारत में बहुत अच्छी नहीं है। तो आपका क्या होगा? आपके लोग ही ये कह रहे हैं कि 2024 तक हम चुनाव में ऐसे ही बैठेंगे। इसका मतलब है कि आप ठीक ही कह रहे हैं, हम भी ठीक कह रहे हैं कि चुनाव में यदि हमने किसानों के साथ नहीं ठीक किया होगा तो किसान हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में देख लेना। और अभी तो आपने यूपी में पंचायत चुनाव में देखा है, आपके कोई भी सीट में, कल का उपचुनाव भूल रहे हैं क्या सर? आप उपचुनाव का परिणाम भूल रहे हैं क्या? आपने यूपी का पंचायत चुनाव देख लिया, कल ही उपचुनावों का परिणाम आया है, वो कौन सा बहुत ज्यादा आपके फेवर में रहा? देखिए मेरी बात सुनिए पल्लवी जी। हाँ, हिमाचल प्रदेश का कोई किसान यहाँ नहीं बैठा हुआ जिसकी आप बात कर रही हैं। हरियाणा की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोग हैं, टिकैत साहब, वहां पे भी अपनी पंचायत हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं सर। ऐलनाबाद में तो आपको जीत जाना चाहिए था, गोविंद कांडा क्यों हार गए? एक ही सीट थी, चौटाला साहब ने खाली करी थी। आपको मालूम है उसका वो केस और किस विषय पर खाली करी थी और उनको पहले से कम वोट आए। राजस्थान में आपको जीत जाना चाहिए था। राजस्थान में तो कितने बुरे हाल हैं, आपके ही गढ़ आपसे छीन लिया गया। कोई नहीं गढ़, आप पूरा रिजल्ट देखिए पूरे उपचुनाव का। 5 आसाम की सीटें हमारे पास आई हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे पास आया है। हमने मैक्सिमम सीटें अपने पास रिगेन करी हैं और ये चुनाव में उपचुनाव में एक आध सीट इधर उधर होना संभव है। परंतु मैं उनको कह रहा हूं जो इतने बड़े बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चुनाव में 2% से ज्यादा वोट नहीं ला पाए थे। और अभी भी ये पूरे भारत के किसानों की बात कर रहे हैं। हम आज भी उनको आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो विषयों को कोर्ट और उसकी, यदि आपको लगता है कि हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हमने तो 12 बार बुलाया अभी आपको, आपने नो यस नो यस नो यस करके और लोगों के कहने पर, दूसरे लोगों के कहने पर आपने उसमें बात समझी नहीं। आप ये तक नहीं बता पाए कि इस कानूनों में कमी क्या है। आपने कहा कानून रद्द कर दो, खाली एक ईगो को लेकर। 12 बार बैठने के बाद भी आपसे नहीं हुआ और हमने भी कहा कि अब इतनी बार बैठ गए हैं, आप समझदारी से बात नहीं कर रहे हो। अभी भी आप चाहो तो कोर्ट में मुकदमा कर सकते हो और कोर्ट एक ऐसी चीज है जो सही डिसीजन देगी, सुप्रीम कोर्ट, और जो भी डिसीजन देगी हम उस पर मानेंगे। अभी भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जैसा डिसीजन होना चाहिए होगा, हम उसको मानेंगे। इस चीजों को लेके पल्लवी जी देखिए, इनकी बातों से स्पष्ट हो गया कि रास्ता कोर्ट ने नहीं, इन्होंने खोला, यानी कि इन्होंने रास्ता बंद किया था। किसान यही तो बता रहे हैं कि इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, ये बोलते कि 12 दौर की वार्ता हुई। भाई सरकार बोलती है 11 दौर की वार्ता हुई, तो 11 दौर की वार्ता में आपने क्या किया? भैया 22 जनवरी से अब तक आप किसान से आपने बात नहीं की। देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं कौन काल की दूरी पर हूं। भैया जब लखीमपुर खीरी कांड आपने किया, देश का प्रधानमंत्री साथ लगते राज्य में लखनऊ के अंदर प्रदेश की राजधानी में आके जनसभा करके चला जाता है, पर देश के किसान की हुई हत्या के ऊपर दो बात नहीं कह सकता, दो आंसू नहीं बहा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि देश की जो सत्ता है आज बीजेपी की नहीं, नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी के हाथ कॉर्पोरेट घराने के हाथ में बंधे हुए हैं। आज अडानी अंबानी की रेल चलती है देश के अंदर। आज देश के अंदर अडानी अंबानी का राज चलता है। वो कह तो रहे हैं, अवस्थी साहब कह तो रहे हैं कि किसान नहीं बैठे हैं धरने पर, किसान नहीं बैठे हैं, कुछ संगठन के लोग बैठे हैं जिन्हें अपनी सियासी जमीन तलाशनी है। यही तो अवस्थी साहब कह रहे हैं। अब सियासी जमीन तलाशने वालों के साथ अगर कुछ हो रहा है, कुछ ऊंच नीच हो रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी क्यों जाएंगे? आप ये बताएं स्वामींदर जी। आपका जवाब दूंगी मैं, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक लेते हैं सर, तुरंत हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी इंदर जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। और एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि कुछ लोग सियासी जमीन तलाशने के लिए धरना लगाकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? देखिए पल्लवी जी, देश का संविधान हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देता है, भले वो राजनीति से जुड़ा हो, भले वो किसी कार्य से जुड़ा हो। आज आप हरियाणा प्रदेश के अंदर देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हरियाणा का कोई भी एम्प्लॉइज, उसके बच्चे अगर किसी भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उसकी रिपोर्ट उसको सरकार को देनी होगी। ऐसी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश में भी जारी कर दी गई है। ये लोगों की आजादी के ऊपर कुठाघात करने लगे हैं, लोगों की आजादी को रोकने लगे हुए हैं, लोगों को अपनी बात करने का मौका नहीं दे रहे। आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर क्या स्थिति है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इनके आतंक की वजह से कि अगर आप बोलेंगे तो लखीमपुर कांड आपको याद दिलाता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। क्या इस बात की ये पुनरुक्ति करते आपको नजर नहीं आ रहे? अवस्थी जी क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट तो अपना काम करेगा, पर आप अपनी दिल की बात तो कहें, स्पष्ट तो करें कि ये गुनाह हुआ है या नहीं हुआ है, ये जघन्य अपराध है या नहीं है। क्या उनके बेटे आशीष मिश्रा, मोनू भैया जी, क्या ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है जो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं? बोलिए तो सही मोनू भैया के बारे में। डर तो मुझे लगता है अवस्थी जी को लग रहा है, अवस्थी जी भी डरते हैं। तो ये किसानों को यही बता रहे हैं कि डर के रहिए, राज अजय मिश्रा जी का उत्तर प्रदेश में चलता है, पीछे योगी जी का हाथ है, बड़ा साथ है, ये पूरा निभाएंगे। राज तो सर देश में संविधान और लोकतंत्र का ही चलता है। ये अब आप जाने दीजिए कि योगी जी का चल रहा है कि टेनी साहब का चल रहा है। जनता जनार्दन है, अगर लगेगा तो यहाँ ये भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन सवाल जो आपने ये उठाया, मैं एक बात और आपसे समझना चाहती हूँ। बार बार ये बात कही जाती है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। आप खुद जान रहे हैं कि 12 महीने से आप जो है सड़कों पर बैठे हुए धरना लगाकर। वाकई में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती और जंगल राज आ गया होता तो आप 12 महीने तक यहाँ आंदोलन कर पाते। उसके अलावा सीएए का हमने आंदोलन देखा, कितने महीने चला और दिल्ली वासियों ने क्या उस समय परेशानियां झेली, क्योंकि पूरा रोड जाम करके बैठे हुए थे। क्या वो आंदोलन चल पाता? असम में क्या कुछ हुआ वो हमने देखा, क्या वो हो पाता अगर वाकई में अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में नहीं होती तो? पल्लवी जी, आप देखिए इस देश में क्या स्थिति हो गई है। लोग आंदोलन करते हैं, रास्ते में उन पर गोलियां भांजी जाती हैं, लाठियां भांजी जाती हैं, सड़कें खोद दी जाती हैं, आंसू गैस किसानों पे छोड़े जाते हैं। किसान लड़ते हैं बरसात से, किसान लड़ते हैं तूफान से, किसान लड़ते हैं आंधियों से, किसान लड़ते हैं सर्दियों से। अब फिर सर्दी आ गई। इतना लंबा इंतजार, इतना बड़ा धैर्य अगर धरती पुत्र के पास है तभी वो बैठा हुआ है, और धरती पुत्र इनकी छाती में बैठकर दाल मूंदेगा। जब तक किसान को ये अधिकार नहीं देंगे, देश के आम नागरिक को अधिकार नहीं देंगे, ये आर्थिक गुलामी देश का नागरिक नहीं सहन करेगा। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, माताओं की घर के चूल्हे को इन्होंने बुझाने का काम किया है, बच्चों का भविष्य इन्होंने अंधेरे में डालने का काम किया है। आज देश का जन जन आज किसान आंदोलन को जन आंदोलन बोलता है कि अगर देश के अंदर किसी ने सच्ची आवाज उठाई है, इस देश के कमेरे और किसान ने उठाई है, गरीब गुरबे ने उठाई है। आप देखेंगे इस आंदोलन के अंदर एक किसान भी है, एक मजदूर भी है, एक सरकारी कर्मचारी भी है। पर आप देखिए गोदी मीडिया, आपके मीडिया को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, एएनबी न्यूज को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो ग्राउंड लेवल से लगातार सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आप पे भी प्रभाव आता होगा, पर आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। यही कारण है कि आज किसान का बेटा आपके चैनल पर बैठकर बात करता नजर आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पुरजोर से किसानों के लिए काम करूंगा, भले अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। देखिए ऐसा है सर,
राकेश टिकैत भी ऐसे बहुत से चैनलों पर बैठे नजर आते हैं जिन्हें आप तथाकथित गोदी मीडिया कहते हैं। तो अब ऐसा है कि हर कोई हर चैनल पर बैठता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गोदी मीडिया है या क्या है, वो खैर बिल्कुल अलग बात है। मैं एक बात आपसे यहाँ जानना चाह रही हूँ, वैसे अवस्थी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बस मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही थी सर, राकेश टिकैत ने कितनी आर्थिक रूप से मदद की है किसानों की? बहुत संपत्ति है उनके पास, उस संपत्ति में से जो गरीब किसान थे उनको क्या दिया उन्होंने, कितनी आर्थिक रूप से मदद की? अभी आपदा भी आई है, क्या उन्होंने मदद लोगों को पहुंचाई? बारिश के कारण जो किसान बर्बाद हो गए, क्या आर्थिक संपत्ति में से कुछ दान करके आए हैं वो उन लोगों की मदद के लिए? जवाब लूंगी मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के लिए और यहाँ पर रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अवस्थी जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि एक तरफ आप मोदी काला है ये है वो है, जिस तरीके की भाषाएं टिकैत साहब यूज कर रहे हैं एक पब्लिसिटी को गेन करने के लिए, और इसको बहुत सस्ती पब्लिसिटी कही जाएगी और भारत के इतिहास में ये आंदोलन जरूर लिखा जाएगा कि किस तरीके से कुछ लोगों ने भारत की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेरकर उनके नागरिक को परेशान किया था। हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया, आज भी, कल भी, परसों भी लगातार इनके यूनियन से हमारे दिल्ली पुलिस के लोग और सब लोग बात कर रहे हैं कि कम से कम रास्ता तो जाने का दो। आंदोलन जरूरी है रोड पे करना, आपको पास बहुत बड़े बड़े पार्क है, आप करिए, साल 2 साल 4 साल 10 साल, किसने रोका है? पर नहीं, क्योंकि आप चाहते हो कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाए, सरकार प्रेशर में आए, रेल रोकी जाए, एम्बुलेंसेस, दुनिया भर की कितने लोगों की अभी आपने पिछले 1 साल के अंदर 11 महीने के अंदर चीजें सुनी होंगी। यदि ये शांति के पुजारी होते, इन्होंने जब जब जो परमिशन मांगी, आप ये कह रहे हैं कि बात करने का या इनके पास स्वतंत्रता नहीं है बात बोलने के लिए, जब जब जो स्वतंत्रता इन्होंने मांगी है, परमिशन मांगी, दी गई है। इवन 26 जनवरी को भी हमने इनको ट्रॉली यात्रा निकालने के लिए परमिशन दी दिल्ली पुलिस ने। जब अभी पार्लियामेंट चल रहा था तब भी इनको परमिशन दी गई जंतर मंतर पे आने के लिए। इससे ज्यादा क्या वो चाहते हैं? और उसके बावजूद भी यदि इनकी ये विचारधारा है और पूरे देश को रैंसेक करना चाहते हैं तो शायद इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और भारत का किसान खाली हरियाणा के कुछ किसान यूनियन, पंजाब की कुछ किसान यूनियन और वेस्टर्न यूपी के कुछ किसान यूनियन और किसानों के टुकड़ों के बेसिस पे पूरे भारत का डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। ये लेकिन मैं इतनी तो उम्मीद करूँ ना सर कि ये किसान आंदोलन जो भी चल रहा है और उसके बाद जब ये लखीमपुर जैसे कांड सामने आते हैं तो सरकार इन्हें तो जस्टिफाई नहीं कर रही है ना, इन्हें तो आप अपराधी मानेंगे, चाहे वो प्रदर्शन कर रहे हो, वो वहां से जा रहे हो, कुछ भी हो। लेकिन इस तरीके से किसी पर गाड़ी चढ़ा देना, क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप इसका? पल्लवी देखो, मैं भी एक छात्र यूनियन से निकलकर और बहुत बड़े संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, और हमको मालूम है कि जब ये संघर्ष होता है और आंदोलन होता है, एक समय पर जो इस आंदोलन को लीड करने वाले लोग रहते हैं उनका कंट्रोल नहीं रहता है। उस पूरे आंदोलनों में बहुत सारे अनवांछित लोग, बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल माइंडसेट के भी लोग होते हैं वो भी इंटर कर जाते हैं। मैं नहीं मानता कि जो निहंग ने हत्या करी है वो किसी किसान यूनियन के कहने के कारण से कही होगी, पर यूनियन का यहाँ पर जो आंदोलन करने वाले किसान लोगों का आंदोलन है, उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंदोलन में कहीं भीड़ बनाने के लिए अराजक तत्व लोग तो नहीं आ गए। आप मंदिरों में भी जाते हो तो कई बार आपकी जेब कट सकती है, क्योंकि ऐसी भीड़ में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, इसके पहले मैंने मलिक साहब को भी ये बात कही थी और आज आपको भी कहता हूं, आपके पास पूरी जमीनें हैं, जहां चाहिए वहां जमीनें लीजिए। आप अपने संगठन को, अपने आंदोलन को अच्छे आंदोलन की तरह चलाइए। मोदी जी ने खुद कहा है पवित्र आंदोलन है, पर जब आपके आंदोलन में कुछ अराजक तत्व आ जाएंगे तो आप खाली यही कहोगे या तो कि ये हमसे लेना देना नहीं है या ये बीजेपी के लोग हैं, आपके पास कोई और दूसरा जवाब नहीं होगा। आंदोलन को हम कहीं भी नहीं रोकना चाहते और हमेशा चाहते हैं कि भारत का हर व्यक्ति जो जैसा चाहता है उसके लिए अपनी आवाज को उठाए,
परंतु ये भी तरीका ठीक नहीं है कि 12 महीनों से 11 महीनों से दिल्ली के तीनों बॉर्डर को रोक दिया जाए और दिल्ली को रैंसेक किया जाए और दिल्ली की सरकार को ब्लैकमेल किया जाए। ये भी ठीक नहीं है। चलिए स्वामी जी, देखिए किस प्रकार से ये बात को बढ़ा रहे हैं। आज किसान क्या मांग रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ईमानदार से बताएं, क्या इन्होंने 3 कानून पढ़े? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो देश में काला बाजारी रोकने का कानून था, जब आपने इसको रद्द कर इसको आपने काला बाजारी को मुक्त कर दिया कि देश में अब कोई भी देसी विदेशी कंपनी जितना चाहे देश का खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर ले तो सरकार को कोई परेशानी नहीं। तो आज का देश के लोगों को परेशानी है या नहीं, ये बताए। जो सरसों का तेल अवस्थी जी आप 95 रुपए लीटर ले रहे थे, क्या आप आज 200 रुपए लीटर ले रहे हैं कि आपको कंपनी वाले डायरेक्ट फ्री में दे रहे हैं? लगता तो यही है, कहीं ना कहीं से तेल में घोलमाल है आपका भी। देश के अंदर किसान को आपने दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया। देश का संविधान हर एक आदमी को न्यायपालिका में जाने का अधिकार देता है, पर किसान अगर किसी से अनुबंध कर लेगा तो किसान को न्यायपालिका में जाने का अधिकार नहीं होगा। ये आपका नया कानून लेकर आया, ऐसा है या नहीं? आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? लेकिन जब बातचीत हो रही थी तो इन दोनों ही पॉइंट पर संशोधन के लिए सरकार शायद राजी हो गई थी। इन दोनों ही क्लॉज के लिए राजी थी सरकार, संशोधन करना चाह रही थी। कालाबाजारी पर भी संशोधन के लिए सरकार राजी हो गई थी और इस पर भी राजी हो गई थी। मैं इसका जवाब दे दूं, 1 मिनट। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए सर बस एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इन दोनों सवालों पे मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूं अवस्थी जी का, क्योंकि वो जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बताएं अवस्थी जी, ये दोनों क्लॉज पर क्या सरकार संशोधन के लिए राजी थी या नहीं? बिल्कुल तैयार थी उस समय पे ये डिस्कशन पे कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि किसान बहुत गरीब होता है, हाँ, और इसके लिए वो कोर्ट में कहाँ जाएगा और कहाँ पे ये मैटर जाएगा, इसको लोकली सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये मांग थी और राइटिंग में मांग है। 2012 में ये पॉइंट रखा गया तो वहां के लोकल एसडीएम को ये पावर दी गई कि ये कोई मैटर यदि डिस्प्यूट बनता है तो वो वहीं पे सॉर्ट आउट कर दे और कानूनों के चक्कर में ना पड़े। ये इनकी खुद की मांग थी। दूसरी बात जो इन्होंने कही, पूरे देश में आज भी लगभग 40% किसी सालों में अनाज खाली स्टोरेज की कमी होने के कारण खराब हो जाता है। ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। आज भी हमारे देश के अंदर अनाज का रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम वहां पर स्टोरेज प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे थे और हमने प्रयास भी किया। 2014 के बाद बहुत बड़े बड़े सरकारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों के बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े टैंकर्स और सीएलयूज को भी लगाया जिससे कि अनाजों को स्टोर किया जा सके। उसके बावजूद भी भारत यदि उसी तरीके से करता तो 32 इयर्स लगते आज भी अनाज को स्टोर प्रॉपर करने के लिए। उसको रोकने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर अनाज स्टोर किया जा सके और उसमें बोला गया था ये पॉइंट भी कि जब भी लगेगा कि रेट बढ़ रहा है तो अब उनसे रिलीज कराया जाएगा। ठीक है सर, ये मैं कानून में भी स्वामी जी का, क्योंकि समय की भी कमी है, तो एक बार उनका फाइनल कमेंट हो जाए तो बेहतर रहेगा। और इस पे भी हम लोग तैयार थे डिस्कशन करने के लिए। देखिए अवस्थी जी झूठ के पुलिंदे बनकर बैठे हैं, इनसे जितना चाहे झूठ बुलवा सकते हैं आप। अभी इन्होंने कहा एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों को सरकार ने अडानी को ठेके पे दे दिए, यानी कि अब देश की संपत्ति के ऊपर अधिकार अडानी अंबानी का होगा। क्या ये अनाज खाद्य पदार्थ राष्ट्र की संपत्ति है या नहीं? जवाब नहीं दिया आपने। देश को लूटने लगे हैं, देश के अंदर के ऊपर व्यापार होने जा रहा है, इसीलिए आज किसान मैदान में खड़ा है। और हम बता देना चाहते हैं, ये महाराज जी वाला जो आपने एपिसोड करके दिखाया है लखीमपुर खीरी के अंदर, किसान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भले वो राजनीतिक चोट देनी हो किसान को, भले वो आंदोलन करके करना हो, किसान अपने अधिकारों की लड़ाई
इस देश के अंदर आर्थिक गुलामी को खत्म करने के लिए आखिरी दम देखिए तक स्वामी जी, खड़ा है। वैसे भी ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन भी है। सुप्रीम कोर्ट वैसे इस पूरे मसले को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला कभी ना कभी आ ही जाएगा। और आपकी मंशा इतनी ही सही है तो आंदोलन जिस मंशा के साथ आप कर रहे हैं वो मंशा भी पूरी जरूर होगी, क्योंकि सरकार इतनी भी ज्यादा तानाशाह नहीं हो सकती कि आंदोलन लगातार चलता रहे और सरकार आंखें मूंद कर बैठ जाए। उन्हें भी अपनी सियासी जमीन बचा कर रखनी है, तो वो भी इस बात को सोचेंगे और समझेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जमानत मिलती है या नहीं।